Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Dear students, today our topic is law of mass action and derivation of expression for chemical equilibrium. आज हम सीखेंगे इस टॉपिक में कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हमने पढ़ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, कि अब जो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन है, दिस लॉ वाज गिवन बाय पीटर वेज एंड कैटो गोल्डबर्ग इन 1864. 1864 में दो साइंटिस्ट थे, पीटर वेज एंड कैटो गोल्डबर्ग ने ये लॉ पेश किया था। अब इस लॉ का मतलब क्या है? इट स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब अगर हमारे पास एक्टिव मास क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। अब अगर आपके रिएक्टेंट जितने एक्टिवेट होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। मतलब यह है कि इसकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। अगर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी ना। इसी तरह से जितनी प्रोडक्ट हमारी एक्टिवेट होगी उतने ज़्यादा रिएक्टेंट बनेंगे। मतलब ये जो चीज़ है, प्रोडक्ट डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स के ऊपर और रिएक्टेंट्स डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। डेली लाइफ की एक मिसाल दूं आपको कि हमारे पास मनी, पैसे, जितनी ज़्यादा मनी होगी उतनी ज़्यादा हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी उतने ज़्यादा हमारे पास पैसे होंगे। इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट है और ये हमारी प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज, तो रिएक्टेंट कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, और जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉपर्टी होगी उसकी कंसंट्रेशन होगी और उतनी ज़्यादा पैसे होंगे, हमारे पास मनी होगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि आपकी प्रोडक्ट डिपेंड करती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे और आपके रिएक्टेंट डिपेंड करते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमने एक इक्वेशन लिखी है, जर्नल इक्वेशन है। ए बी आपस में रिएक्ट करते हैं, ए के मोल बी के मोल्स आपस में रिएक्ट करके सी के मोल और डी के मोल बनाते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें से हमने डेरिवेशन करनी है, इसको ड्राइव करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन कैसे होती है, वो कैसे ड्राइव होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि रेट ऑफ, अब ये जो आर है, ये जो आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट को, ठीक है ना। ये आर किसको रिप्रेजेंट कर? रेट। और एफ फॉर फॉरवर्ड। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये जो कैपिटल ब्रैकेट है, ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को, मिकदार, ठीक है। अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा चाहिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मतलब हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए ना, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए, तो उसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, ठीक है। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब किसी किताब में आर लिखा होता है, मतलब ये जो है रेट है, ये रिवर्स है। रिवर्स माना बैकवर्ड रिएक्शन, हमने यहाँ पर इसको बी से मेंशन किया है, ठीक है। अब जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी क्या है? प्रोडक्ट है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितने ज़्यादा एक्टिव मास होगा सी एंड डी का, प्रोडक्ट का, उतने ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट आएंगे, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमने दो इक्वेशन बनाई है। इसकी अगर प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को हटाया तो हमने यहाँ पर के दे दिया,
K फॉर कांस्टेंट, F फॉर फॉरवर्ड। और इसी तरह से इस प्रोपोर्शनली की सिंबल को हमने यहाँ से रिमूव किया, हटाया, तो यहाँ पर हमने बराबर देके KB लिखा, K फॉर कांस्टेंट, B फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन ये बनी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन ये बनी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने RF की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखी और RB की जगह पे ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की। मतलब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एक्सचेंज करना है। KB को हमने इस तरफ लेके आना है और ये जो कंसंट्रेशन वैल्यू है इसको हमने इस तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब इस तरफ ये क्या करें, मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड करेंगे और इस तरफ ये वैल्यू क्या करेगी, इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके इसके साथ डिवाइड करेगी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमने इस पूरी वैल्यू को किसके बराबर कर दिया, Kc के। अब यहां पर ये Kc किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेशियो है Kc। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। अब ये क्या चीज है, C एंड D क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और AB क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि Kc बराबर किसके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब Kc क्या है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम एक मिसाल ले लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब हमने इसकी Kc मालूम करनी है, तो कैसे मालूम किया जाए, तो हमें पता है कि Kc किसके बराबर है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के, मतलब प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया NH3। अब ये जो इसके मोल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, एक्सपोनेंट बन जाएंगे। और इसी तरह से रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, मतलब Kc को हमने इस तरह से क्या करना है, इसकी Kc के जो है ना, इसका एक्सप्रेशन जो है इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। मतलब इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने Kc को कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।